नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे भले होंगे। आइए हम आप लोगों के लिए एक फिर से नया वीडियो लेकर हाजिर है, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण। इस टॉपिक पर हमने एक वीडियो और बनाया था, लेकिन उस वीडियो में और इस वीडियो में थोड़ा अंतर होने वाला है, क्योंकि उसमें हम आपको केवल समझा के छोड़ दिए थे। इसमें आपको समझाने के साथ साथ कुछ उसके प्रश्न उत्तर है और उसके ऑब्जेक्टिव वह हम आपको बताएं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि देखिए अब एग्जाम का सीजन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे आपको पढ़ाई का टाइम बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लोग समय को अगर नहीं बढ़ाइएगा पढ़ाई के मामले में, तो आप लोगों का रिजल्ट जो है उम्मीद के अनुसार नहीं आ पाएगा। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वे सब लोग हमारे चैनल साइंस स्टडी पॉइंट घटों को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2 दिसंबर से हमारा लाइव क्लास वेब का चालू होने जा रहा है, सुबह सवेरे 6 बजे। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्राकृतिक संसाधन। चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधन। अध्याय 1 नजर में। प्राकृतिक संसाधन कहते किसके हैं? वे प्राकृतिक साधन जिनका उपयोग मनुष्य अपने भोजन और विकास के लिए करता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यानी वे प्राकृतिक संसाधन जिनका उपयोग मनुष्य अपने भोजन और विकास के लिए, अपने भोजन के लिए और अपना विकास का मतलब है उसका विकास भी होना चाहिए ना। तो जैसे वायु हो गया, जल हो गया, मिट्टी, खनिज, ऊर्जा, ईंधन के स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि हमारे प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन को साधारण रूप से हम लोग समझते हैं कि प्राकृतिक संसाधन वैसा संसाधन है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधन हमारे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब देखिए ऊर्जा संकट क्या होता है। ऊर्जा संसाधनों की कमी ऊर्जा संकट कहलाती है। ऊर्जा के जो संसाधन है उनकी अगर कमी हो गई तो ऊर्जा संकट कहता है। आर्थिक संकट क्या हुआ? पैसे की कमी आर्थिक संकट होगा। उसी प्रकार ऊर्जा संकट क्या होगा? ऊर्जा की कमी ऊर्जा संकट होगा। फ्लोरा क्या है? किसी क्षेत्र विशेष में पौधों का समूह फ्लोरा कहलाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनता है कि किसी क्षेत्र विशेष में पौधों का समूह क्या कहलाएगा? फ्लोरा कहलाएगा। अब फौना क्या कहलाएगा? किसी विशेष क्षेत्र में जंतुओं का समूह फौना कहलाता है। फ्लोरा और फौना, फ्लोरा होगा पौधे का समूह, फौना होगा जंतुओं का समूह। ठीक। संरक्षण प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और नित्य व्ययितापूर्ण उपयोग ताकि पर्यावरण के विभिन्न घटकों का उपयुक्त प्रबंधन किया जा सके, संरक्षण प्रबंधन कहलाता है। तो सबसे पहले देखिए, अब इसमें एक चीज आप लोग को, ये जो टॉपिक है ये बात जो है मित व्ययिता पूर्ण। मित व्ययिता का मतलब हम लोग सावधानी पूर्ण तरीके से, मान लीजिए कि अगर हमारे पास संसाधन सीमित है, अगर हम उन्हें सावधानी पूर्वक अगर नहीं इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको ये समय पर मतलब उनके लिए क्या है, कमी हो जाएगी। तो प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और नित्य व्ययपूर्ण उपयोग करना चाहिए ताकि पर्यावरण के विभिन्न घटकों का उपयुक्त प्रबंधन किया जा सके। यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है संरक्षण प्रबंधन। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे हम लोग सीएनजी के नाम से जानते हैं, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ज्वलनशील गैस हो जैसे ब्यूटेन, मीथेन आदि का मिश्रण, जिसे संपीड़ित कर सिलेंडरों में भरा जाता है, जिसके प्रयोग से मोटर गाड़ियां चलाई जाती है। जैसे कि अभी देख रहे होंगे आप लोग दिल्ली वगैरह में प्रदूषण का ज्यादा हो गया है, तो वहां पर सीएनजी गाड़ियां उपयोग में लाती है। अब तो हमारे बिहार में भी सीएनजी गाड़ियां चलने लगी हैं, सीएनजी पेट्रोल पंप हुए हैं। तो उनमें क्या हुआ, यानी कि ब्यूटेन और मीथेन को क्या किया, संपीड़ित करके मिश्रण बनाया जाता है, उसे सिलेंडरों में भरा जाता है, जिसका उपयोग हम लोग कार या टेम्पो वगैरह चलाने में किया करते हैं। कॉलीफॉर्म जीवाणु, ऐसे जीवाणु जो मलमूत्र में पाए जाते हैं, मूल रूप से जानवरों की आंतों में रहते हैं, कॉलीफॉर्म जीवाणु कहलाते हैं। जानवरों की आंत में रहने वाले जीवाणु क्या कहलाएंगे? कॉलीफॉर्म जीवाणु। ट्रिपल आर क्या है? रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, कम करना, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। यानी रिड्यूस का मतलब होता है कम उपयोग करना, रिसाइकिल मतलब क्या होता है? पुनः चक्रण, रीयूज का मतलब दोबारा उपयोग करना। अगर 3 आर अगर हम लोग उपयोग अपने जीवन में करते हैं तो संसाधनों का क्या होगा? संरक्षण होगा।
संपोषित प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा प्रबंधन जिससे उनका अस्तित्व सदा बना रहे, संपोषित प्रबंधन कहलाता है। संपोषित प्रबंधन एक ऐसा प्रबंधन होता है जिसमें हम लोग संसाधनों को इस हिसाब से उपयोग करते हैं जिससे उसका अस्तित्व लंबे समय तक बना रहता है। समन्वित वन प्रबंधन, सरकार के वन विभाग एवं स्थानीय जनता के सहयोग को किया जाने वाला वन प्रबंधन जिसमें जनता के वनोत्पादों का हिस्सा मिलता है, समन्वित वन प्रबंधन कहलाता है। समन्वित वन प्रबंधन क्या होगा? सरकार के वन विभाग, सरकार का जो वन विभाग है वो, और उसके बाद स्थानीय जनता यानी गांव के जो लोग हैं, मान लीजिए सरकार अभी वृक्षारोपण का कार्य कर रहा है और लोग क्या करते हैं, वो पेड़ को लगने नहीं देते, उसे काट देते हैं या चारागाह के रूप में बकरी चराने में या गाय भैंस चराने में उसको खत्म कर देते हैं। तो क्या होता है, इससे वनों का विकास रुक जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, समन्वित वन प्रबंधन, वन प्रबंधन का मतलब वनों को हम लोग प्रबंधित करेंगे, प्रबंधित यानी उसे बचाएंगे। अब बचाने के लिए क्या क्या करना, वन विभाग तो है ही और स्थानीय जनता का भी सहयोग होना चाहिए। उन दोनों के अनुसार जो प्रबंधन होता है उसे हम लोग समन्वित वन प्रबंधन कहते हैं। आप चलिए देखिए आगे है आपको अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा जीव संरक्षण के क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार। आप देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, यानी जीव संरक्षण के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। ठीक है, हो गया क्लियर। चिपको आंदोलन, गढ़वाल के रेनी नामक गांव के निकट सन 1970 के दशक में महिलाओं द्वारा वृक्षों की रक्षा के लिए किया गया शांतिपूर्ण आंदोलन जिसमें ग्रामीणों ने पेड़ों से चिपक कर पेड़ों को काटने से उनकी रक्षा किया था। यानी कि ये गढ़वाल के रेनी नामक गांव के निकट 1970 ईस्वी में क्या हुआ, दशक में महिलाओं द्वारा वृक्षों की रक्षा के लिए किया गया शांतिपूर्ण आंदोलन। शांतिपूर्ण आंदोलन यानी कि शांत पूर्वक रह के, मारपीट करके नहीं। एक होता है क्या, दंगापूर्ण आंदोलन जिसमें क्या होता है, बहुत सारे दंगे फसाद किए करवाए जाते हैं। लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन का मतलब हो गया कि ये लोग शांत होकर वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए वृक्षों से चिपक जाते थे, कहते थे पहले हमें मार दीजिए उसके बाद इस वृक्ष को काटिएगा। यह आंदोलन चिपको आंदोलन के नाम से प्रचलित हुआ। भूमिगत जल, पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाला जल जो पृथ्वी की सतह से रिसकर भूमि के अंदर चला जाता है। यानी जब वर्षा का पानी, जब वर्षा होता है तो वर्षा होने के बाद वर्षा का जल रिस के टप 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 करते हुए वो धरती के नीचे चला जाता है, नीचे चला जाता है, तो उस जल को हम लोग भूमिगत जल कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसमें प्रश्न उत्तर क्या क्या है वो तो महत्वपूर्ण बातें थी। एनसीईआरटी के प्रश्न उत्तर, ये बहुत ही अच्छे प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसे अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। यह क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिला। पर्यावरण मित्र बनने के लिए आपको अपनी आदतों में कौन कौन से परिवर्तन ला सकते हैं, 2012 का पूछा गया प्रश्न। ठीक है, पर्यावरण मित्र बनने के लिए हम यह ध्यान देंगे कि हम अपने संसाधनों का मिथ्याव्ययपूर्ण उपयोग करें। सबसे पहले पर्यावरण मित्र बनने के लिए क्या करना चाहिए, पर्यावरण मित्र बनने के लिए सबसे पहले हमें संसाधनों का सूझबूझ के साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा और पर्यावरण के संरक्षण में अपना पूर्ण योगदान देंगे। पर्यावरण के संरक्षण में अपना पूर्ण योगदान देंगे, पर्यावरण को हम लोग बचाएंगे। इसके साथ साथ 3 प्रकार के आर को स्वभाव में सम्मिलित करेंगे। 3 प्रकार का ट्रिपल आर मूवी आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, ट्रिपल आर, वो ट्रिपल आर नहीं, यहाँ पर ट्रिपल आर का मतलब हम पहले इससे पहले भी क्लियर किए हैं। पहला आर का रिड्यूस, दूसरा आर का रिसाइकल और तीसरा का रीयूज। यानी कि रिड्यूस या संसाधनों को कम से कम खर्च करेंगे, ट्रिपल आर में पहला आर। रिड्यूस यानी संसाधनों को कम से कम खर्च करेंगे, उनकी बर्बादी को रोकेंगे, वस्तुओं को पुनः चक्रण या रिसाइकिल करेंगे। जो भी वस्तुएं हैं जैसे कि उनको हम लोग बार बार क्या कहते हैं, यूज करेंगे, रिसाइकिल करेंगे। वस्तुओं का पुनः उपयोग करेंगे यानी रीयूज, यानी एक वस्तु को दोबारा उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें 3 ट्रिपल आर को ध्यान देना होगा। संसाधनों के दोहन के लिए कम अवधि के उद्देश्य की परियोजनाओं के क्या लाभ हो सकते हैं, ये लाभ लंबी अवधि के लिए बनाई गई परियोजना से किस प्रकार भिन्न। यह भी प्रश्न आप लोगों को देखने को आ सकता है। कम अवधि के उद्देश्य से परियोजनाओं से निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं। पहला, कम अवधि तक संसाधनों के उपयोग से संसाधनों पर दबाव कम पड़ता है, पर्यावरण की क्षति कम होती है। यानी कम समय के लिए संसाधनों का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, पर्यावरण की क्षति कम होगी।
कम समय तक संसाधनों के दोहन से प्रकृति को खोए हुए संसाधनों को पुनः पूरण के लिए समय मिल जाता है। अब कम समय तक संसाधन को दोहन करेंगे तो एक लंबा अवधि बच जाएगा, समय बच जाएगा, जिसमें क्या होगा, प्रकृति फिर से उसे पूर्ण कर सकती है। तीसरा है, इस प्रकार की परियोजनाओं के प्रभावों का आकलन करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने में सुविधा होती है और किसी संभावित हानि को रोका जा सकता है। अब मान लीजिए ज्यादा अगर हम लोग क्या कहते हैं यूज करेंगे संसाधनों का, तो क्या हानि होने की ज्यादा संभावना होगी, और जब हानि होने की ज्यादा संभावना होगी तो क्या होगा, वो मानव कल्याण के लिए हानिकारक होगा। लंबी अवधि की परियोजनाओं दीर्घकालिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। दीर्घकाल लंबे समय तक जो हमें क्या देगा, लाभ देगा, उसको ध्यान में रखकर बनाई जाती है। इनकी लागत अधिक होती है और ये बड़े लाभ के उद्देश्य से बनाई जाती है। हम पहले ही कह दिए, लंबे समय के तक लाभ देगा वो दीर्घकालीन योजनाएं। यदि कोई गलती होती है तो इनसे हानि भी बड़ी हो सकती है। अगर यह गलती हुआ है तो इससे क्या होगा, हानि भी बहुत ही ज्यादा होगा। इन परियोजना में बहुत बड़े क्षेत्र में पर्यावरण पर प्रभाव पड़ते हैं। लंबा क्षेत्र में पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा। यदि ये परियोजनाएं सफल होती है तो विकास के क्षेत्र में बड़े लाभ होते हैं। अगर ये सफल हो गई तो विकास के क्षेत्र में बड़े लाभ हो गए। अगर दुर्भाग्यपूर्ण यह असफल हो गई तो क्या होगा, प्रकृति का वहां पर विनाश हो जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। क्या आपके विचार से, देखिए, क्या आपके विचार से संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए? संसाधनों के समान वितरण के विरुद्ध कौन सी ताकतें कार्य कर सकती है? संपोषित विकास के लिए संसाधनों का समान वितरण आवश्यक है। संपोषित विकास के लिए संसाधनों का समान वितरण आवश्यक है। अतः संसाधनों का समाज के बीच समान वितरण होना चाहिए। संसाधनों के समान वितरण के विरुद्ध निम्नलिखित ताकतें कार्य कर रही हैं। पहला, विकास के दोषपूर्ण दृष्टिकोण और विकास योजनाओं का संपोषक न होना। यानी विकास के दोषपूर्ण दृष्टिकोण, विकास का दोषपूर्ण दृष्टिकोण, यानी विकास का जो देख रेख है, दृष्टिकोण जो है वो बहुत ही अलग नजरिया है। विकास योजनाओं का संपोषक नहीं। विकास योजनाएं बनाई जाती है, उसके कारण क्या होती है, बहुत सारे पेड़ को काट दिया जाता है, संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। दूसरा है पर्यावरण तथा इसके संसाधनों की अनदेखी। पर्यावरण और इसके संसाधनों को क्या कर दिया जाता है, अनदेखी किया जाता है। उसमें उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, उसके बारे में उतना सोचा नहीं जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं कि संसाधनों का वितरण जो है वो बहुत ही हानिकारक हो जाता है। समृद्ध तथा स्वार्थी तत्वों का वर्चस्व, यानी जो लोग बढ़िया होते हैं, अच्छे होते हैं, समृद्ध लोग होते हैं, स्वार्थी तत्व होते हैं, वे सब क्या करते हैं, अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए पर्यावरण के साथ दुरुपयोग करते हैं। ठीक है, हमें वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण क्यों करना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमें वनों तथा वन्य जीव का संरक्षण करना चाहिए क्योंकि वन मृदा और वातावरण की रक्षा करते हैं तथा गैसीय संतुलन को स्थापित करते हैं। क्या क्या करते हैं? मिट्टी और वातावरण की रक्षा करते हैं, गैसीय संतुलन को स्थापित करते हैं। वन वर्षा में सहायक है तथा जलवायु का अनुसरण करते हैं। वन महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन है। ये वन प्राणियों को शरण भी प्रदान करते हैं। वन महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन किस है? वन रहेगा तब ना हमें लकड़ियां प्राप्त होंगी, लकड़ियां प्राप्त होंगी तब हम उससे क्या कहते हैं, सो फर्नीचर का उपयोग करते हैं। ठीक है, आर्थिक संसाधन ये वन को प्राणियों के शरण भी प्रदान करते हैं। ये जंगली जीवों को क्या कहते हैं, आश्रय भी देते हैं। हमें वनों के निवास करने वाले प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि वन्य जीवों का संरक्षण जैविक विविधता और एवं महत्वपूर्ण जीवों के संरक्षण के लिए आवश्यक है। वन्य जीवों का संरक्षण जो है जैविक विविधता यानी कि हमारे समाज में, यानी कि हमारे जो परिवेश है उसमें जंगलों में कई जीव रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। एक प्राथमिक उपभोक्ता था, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, आप लोग पढ़े होंगे। तो उनसे जैविक विविधता के कारण के लिए वन्य प्राणियों का संरक्षण बहुत जरूरी है। महत्वपूर्ण जीवों के संरक्षण के लिए भी आवश्यक है। वन्य प्राणी आहार श्रृंखला की महत्वपूर्ण कड़ियां है। इसके रहने से पर्यावरण का संतुलन बना रहता है, यानी कायम रहता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ उपाय सुझाइए। वनों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय है। पहला, वनों की कटाई पर रोक होनी चाहिए। वनों की कटाई पर क्या होनी चाहिए? रोक होनी चाहिए। दूसरा क्या है? वन का रोपण होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हमें वनों को लगाना चाहिए। वनों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण, अगर मान लीजिए कहीं वृक्षों का कटाव हो रहा है या काटा जा रहा है सड़क बनाने के लिए, रेल लाइन बनाने के लिए, तो उसके अनुसार कहीं ना कहीं अलग हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। सामाजिक वानिकी होना चाहिए। सामाजिक वानिकी, प्रत्येक समाज में लोगों को जागरूक करके क्या कहते हैं, तो
पेड़ पौधे लगवाने चाहिए। कृषि वानिकी होना चाहिए। कृषि वानिकी का मतलब खेती में भी, जैसे खेत हम लोग करते हैं तो वहां पर खेती करते हैं तो उसके आरी मंडेर पर भी क्या कहते हैं कुछ ऐसे पौधे लगा देने चाहिए जो लंबे समय तक चले। जैसे सागवान वगैरह के जो है पेड़ वो अगर दूरी पर लगा दिए जाए तो खेतों में क्या होगी, पेड़ कुछ समय के बाद वो हमें इमारती लकड़ी दे सकते हैं। अतिचारण पर रोक करना चाहिए। अतिचारण पर रोक का मतलब किसी की चारागाह के रूप में, जैसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर क्या कहते हैं गाय भैंस भेड़ बकरियों को क्या कहते हैं खुले में चराया जाता है, उससे क्या होता है, उससे भी बहुत सारे पेड़ खत्म हो रहे हैं। चारागाह अतिचारण पर रोक लगानी चाहिए। कृषि के विस्तार के लिए वृक्षों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए। कृषि के विस्तार यानी खेती के लिए आदमी गाछी वृक्षी को काट के हटा देता है, उस पर भी रोक लगनी चाहिए। ईंधन के लिए लकड़ियों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए। ईंधन के लिए जो लकड़ी की कटाई है उस पर भी रोक लगना चाहिए। अब ईंधन के लिए लकड़ी की कटाई, आप गाछ को पेड़ों को काटिए मत, उसे टहनी काट कर आप यूज कर लीजिए, फिर टहनियां हो जाएंगी। अगर पेड़ को अगर आप जड़ से काट लेंगे तो क्या होगा, ईंधन हमें एक ही बार मिलेगा। वैसे अगर हम टहनियों से उपयोग करेंगे तो ईंधन हमें लंबे समय तक मिलेगा। लकड़ियों के अवैध व्यापार पर रोक लगाना चाहिए। लकड़ियों का वैध व्यापार होना चाहिए। इसके कहने का मतलब है लकड़ियां जैसे कि बहुत सारे ऐसे आरामी वगैरह है जो क्या कहते हैं लकड़ियों का अवैध व्यापार करते हैं, उस सब पर हमें रोक लगानी चाहिए और हमें उन्हीं से खरीदना चाहिए जिनके पास क्या कहते हैं सो वैध लकड़ियों का कारोबार कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, किसी वृक्ष के तैयार होने में प्राय कई दशक लग जाते हैं। उसी का है आंसर। किसी वृक्ष को तैयार होने में प्राय कई दशक लग जाते हैं, परंतु काट डालने से कुछ ही घंटे लगते हैं। इसीलिए वृक्षों की कटाई करके उनके बदले नए वृक्षों को लगा देना कोई अच्छी सोच नहीं है। अतः वृक्षों को काटने से बचाना परम आवश्यक है। ऐसा नहीं है एक वृक्ष को बनने में 10 साल 20 साल 30 साल लगते हैं। अब मान लीजिए उसे काटने में हमें 1 से 2 घंटे में खत्म हो जाएंगे। इससे क्या होगा, अगर हम एक पेड़ काटे एक पेड़ लगा दिए तो जो लगने वाला पेड़ है वो साल 2 साल 5 साल के बाद उस लायक होगा ताकि वो पर्यावरण को कुछ हेल्प कर सके। लेकिन अभी तो पेड़ कट गया तो फिर तो क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा। उसके बाद देखिए जल संरक्षण की किन्हीं 3 पारंपरिक विधियों का उल्लेख। पहला है चेक डैम बनाना। चेक डैम बनाना का मतलब है, डैम का मतलब बांध बनाना है, वर्षा के जल को एकत्रित करना या जल छाजन करना या खाद। ये सब क्या है, पारंपरिक विधियां है। परम पर्वतीय मैदानी और पठारी क्षेत्रों के लिए उपयोगी जल संरक्षण पद्धतियों का उल्लेख। पर्वतीय क्षेत्रों में देखिए सीढ़ीनुमा खेती होती है, कुल्ला चैमडेक और बम्बू ड्रिप इरिगेशन पद्धति है। मैदानी क्षेत्रों में तालाब टांका जोहड़ होता है। पठारी क्षेत्रों में तालाब चूहा वाटर शेड जल छाजन इत्यादि का कार्य किया जाता है। चलिए अब चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव पर। 1 अंक स्तरीय, इसका ऑब्जेक्टिव भी आज क्लियर कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेंगे। जैव विविधताओं के लिए विशिष्ट स्थल क्या है? जैव विविधता के लिए विशिष्ट स्थल क्या है? जैव विविधता के लिए विशिष्ट स्थल क्या है? पहला इसका आंसर ऑप्शन होगा जल जंगल पर्वत हवा। इसका ऑप्शन होगा जंगल। इसका ऑप्शन क्या होगा, जंगल। दूसरा है बिश्नोई समाज। बिश्नोई लोग किस वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? आम के लिए, खेजरी वृक्ष के लिए, नीम के लिए, पीपल के लिए। खेजरी वृक्ष के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जल प्रबंधन, वन संरक्षण, भूमंडलीय ताप वृद्धि, वृक्षारोपण। भूमंडलीय ताप वृद्धि। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सन 1970। प्राकृतिक संसाधन नहीं है, वायु जल मृदा जीवधारी। प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जीवधारी। वन्य प्राणियों के विलुप्त होने का कारण क्या है? वन्य प्राणियों का विलुप्त होने का कारण जल की कमी, बांधों का निर्माण, निर्वनीकरण, वायु प्रदूषण। निर्वनीकरण। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? NH3 अमोनिया, ये है आपको क्या कहते हैं सोडियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। टिहरी बांध टूटने से परेशान होने वाला नगर हरिद्वार। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? गंगा पर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन सी है ऑप्शन इसका सही। हिमाचल प्रदेश के प्रचलित पारंपरिक जल संरक्षण संरचना क्या है? खुला तालाब, खादिन, कुआं। खादिन। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल, शिक्षा, जैव संरक्षण। सभी। जैव संरक्षण।
प्राचीन मानव की सबसे पहली आवश्यकता क्या थी? भोजन, आवास, वस्त्र, इनमें से कोई नहीं। प्राचीन मानव की सबसे पहली आवश्यकता भोजन। वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? 78%। इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? मिट्टी, जल, वायु, जीवधारी। जीवधारी। राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जाने दी थी? रेनी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। राजस्थान में प्रचलित जल संरक्षण की कौन सी विधि है? जनसन में सभी होगा इसमें। चिपको आंदोलन के संबंध गढ़वाल के किस गांव से है? रेनी। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा का स्रोत नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। जैव मात्रा में नाभिकीय ऊर्जा। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल ऊष्मक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? धूप वाला दिन, बादलों वाला दिन, गर्म दिन, पावनों वाला दिन। बादलों वाले दिन में। सौर ऊर्जा बादल वाले दिन में कब मिलता है? जीवाश्म ईंधनों की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, चंद्रमा, सूर्य, इनमें से कोई नहीं। जीवाश्म ईंधन के लिए जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ सूखे घास, पत्ते। निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत जल का उदाहरण नदी, तालाब, समुद्र सब ऊपर में पाया जाता है, कुआं से हम नीचे का निकालते हैं। उसके बाद देखिए वन संरक्षण का उपाय। वन संरक्षण का उपाय क्या है? नए वृक्षारोपण द्वारा, वनों की कटाई द्वारा, जनसंख्या वृद्धि पर रोक द्वारा, इनके सभी के द्वारा। वन संरक्षण, वनों की कटाई पे रोक। वन संपदा के उदाहरण है मिट्टी, लकड़ी, तांबा, एल्यूमिनियम। वन संपदा का उदाहरण लकड़ी। उसके बाद हो जाएगा वन संरक्षण का उपाय। वन संरक्षण का उपाय हो गया नया वृक्षारोपण द्वारा, जनसंख्या वृद्धि पर रोक। सॉरी, सब होगा इसका ऑप्शन सभी होगा। तो ये सब कार्य करने से क्या होता है? जंगल बच सकते हैं। कर्नाटक में इसका तो लकड़ी हो गया। कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को क्या कहा जाता है? कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कट्टा। ठीक है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किसको संरक्षित करना था? तो वृक्षों का। सुरंगम। सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? सुरंगम किस राज्य की है? केरल की है। उसका टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? उत्तराखंड। टेहरी बांध कहाँ बना था? उत्तराखंड। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हमने आप लोगों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण चैप्टर जो है आपका रसायन का, उसको हमने बताया है फिर से, और इसके कुछ प्रश्न ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और पाठ के बारे में हमने आपको समझाया है। आप इस वीडियो के द्वारा उस सब पाठों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आपको हम अगला वीडियो बनाए तो बहुत जल्दी आप लोगों से मिल सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टाटा, बाय बाय।